स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सीधा रुख करेंगे बुलेटिन में महाराष्ट्र का, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का गठबंधन काफी आगे चलता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के गलियारों से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का गठबंधन काफी आगे निकल गया है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ठाकरे बंधुओं से आगे निकला है। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में भी बीजेपी गठबंधन आगे है। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना जारी है। गिनती के बाद ही 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का गठबंधन काफी आगे निकल रहा है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ठाकरे बंधुओं से आगे निकलता नजर आ रहा है। पुणे की अगर बात करें, नासिक की बात करें तो हर जगह पर बीजेपी गठबंधन आगे है। देखिए, बहुत धांधलियां हुई हैं और आज के ही दिन नहीं, बल्कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ, नामांकन हुआ, विड्रॉल के पहले बहुत लोगों को फोर्सबली विड्रॉल कराया गया। लगभग 70 निर्विरोध चुने गए, जो कभी ऐसा होता नहीं। एक जगह तो हत्या भी हुई, 5 करोड़ रुपया ऑफर तक किया गया। आज ही शिकायतें आई कि जो इंक है वो इंक मिट जा रही है और वोटर काट दिए गए हैं जो विपक्ष के वोटर हैं। तो अब तो जो चुनाव हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा कहीं भी। हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा हुआ, बिहार हुआ, अब ये जो लोकल बॉडीज है महाराष्ट्र में वो बीएमसी सहित, तो अब तो बेईमानी है, हर जगह बेईमानी है। रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला सामने आ गया है। आरोप है कि केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण भी किया। नर्सिंग की छात्रा ने जब शादी का दबाव उस पर बनाया गया तो आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का ये जो विवाद काफी दिनों से चल रहा था वो अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला उजागर हो चुका है। जी आपको जानकारी दे दें कि केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण भी किया। बता दें कि शादी का दबाव उस छात्रा पर बनाया गया। आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी है। अब ऐसे में इस मामले में पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है इस मामले में। बता दें कि केजीएमयू से अब ये एक और मामला विवादों के घेरे में निकलकर सामने आया है, जहां इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ मारपीट की है। यौन शोषण का भी मामला निकलकर सामने आया है और इतना ही नहीं बल्कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है छात्रा को। अब ऐसे में पीड़िता की शिकायत के बाद एक्शन का मूड भी देखने को मिला। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे दे कि अभी एक मामला सुलझा ही नहीं था कि उतने में ये एक और मामला उजागर होता नजर आया, जो कई सारे सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक जी, जिस तरीके से देखा जाए, अभी हमने रमीज का मामला लगातार सुर्खियों में देखा, उस पर जांच चल ही रही थी कि ये एक और मामला उजागर हो गया है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
देखिए प्रगति, ये दूसरा मामला है पिछले एक महीने के दौरान जिसको लेकर केजीएमयू में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी मची हुई है। और चूंकि डॉक्टर आदिल जो इंटर्नशिप कर रहे हैं केजीएमयू से, मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ कैसर बाग में एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। पिछले साल 29 दिसंबर को यहीं पर लखनऊ में रहने वाली, अलीगंज में रहती है एक पीड़िता जो नर्सिंग छात्रा बताई जा रही है, उसके यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई थी कैसरबाग कोतवाली में। चूंकि कैसरबाग कोतवाली क्षेत्र में ही डॉक्टर आदिल रह रहे हैं, वहीं पर उनका फ्लैट है, इसीलिए वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़िता का आरोप ये है कि उन्होंने, डॉक्टर आदिल ने उनको झांसा देकर यौन शोषण किया, उनका एक अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो को लेकर वो ब्लैकमेल कर रहे थे। पीड़िता ने जब उनसे शादी की मांग की कि शादी होनी चाहिए, अब रिश्ते में है इतने समय से, तो डॉक्टर आदिल ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए तमाम तरह की दांव पेच आजमाए। इन आरोपों के बाद 29 दिसंबर पिछले साल एफआईआर दर्ज हुई। कल देर शाम डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि मामला केजीएमयू से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अभी केजीएमयू में के प्रयास की एक कोशिश हुई है। इसके अलावा जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर थी, उनका यौन शोषण हुआ है, उसमें डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार हुए हैं, उनके माता पिता गिरफ्तार हुए हैं और कुछ अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर केजीएमयू प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश भर में इस मामले की गूंज हुई है कि केजीएमयू में किस तरह से एक नेटवर्क काम कर रहा है, एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जो हिंदू लड़कियों को यौन शोषण करता है और उनको ब्लैकमेल करता है, उनके धर्मांतरण का है। इस बात की छानबीन चल रही है। अब ये दूसरा मामला चूंकि ऐसा आया है, तो दोनों में कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर रमीज मलिक दोनों का आपस में कनेक्शन हो, ये भी देखा जा रहा है। चूंकि दोनों ही विवेक जी, जिस तरीके से हमने पहले भी इस मामले को लेकर जिक्र किया का दाखिला लिया है उन्होंने, जी, हमने पहले भी इस मामले को लेकर जिक्र किया है कि नेटवर्क का कहीं एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर रमीज को लेकर एसआईटी का गठन हुआ, तमाम तरह की चीजें हमें देखने को मिली, लेकिन अब ये मोहम्मद आदिल जो कि एक इंटर्न है, अब उसको भी लेकर ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो प्रशासन, जो केजीएमयू प्रशासन है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी एक तरीके से दिखता नजर आ रहा है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में क्या ये बड़ा नेटवर्क अभी है, एक एक करके नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है कि केजीएमयू में एक के बाद एक इस तरह से मामले आ रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई इस तरह का नेटवर्क, इस तरह का नेक्सस काम कर रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है। और पुलिस की छानबीन में भी अभी डॉक्टर रमीज मलिक के मामले में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। इससे पहले चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ हुई है, यानी पुलिस जांच कर रही थी, अब एसटीएफ जांच कर रही है। लेकिन डॉक्टर आदिल का जो मामला है, उसमें कैसरबाग पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है, कैसरबाग पुलिस ने, और कैसरबाग पुलिस ही छानबीन कर रही है। तो अब दोनों थानों की, यानी चौक और कैसरबाग कोतवाली की पुलिस आपस में संपर्क किया है, कल रात में ही संपर्क किया है दोनों थाने के थानेदारों ने, थाना प्रभारियों ने, और ये कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या डॉक्टर रमीज मलिक और डॉक्टर आदिल दोनों के आपस में कोई संबंध है, क्या कोई ऐसा नेटवर्क चल रहा है, जैसी आशंका जताई जा रही है, जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि केजीएमयू में धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस है, जिसके तार आगरा से जुड़े हुए हैं, जिसके तार छांगुर से जुड़े हुए हैं और तमाम इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं। चूंकि डॉक्टर रमीज मलिक विदेश यात्रा भी कई बार उन्होंने की है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी पुलिस के पास शुरुआती जो छानबीन है उसमें फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ेगी दोनों के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकते हैं, दोनों का आपस में मिलना जुलना देखा जा रहा है कि आपस में, चूंकि एक ही संस्थान में थे, प्रतिष्ठान में है, तो क्या दोनों की मुलाकातें होती थी, दोनों के मोबाइल फ़ोन खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं कि कितने बार इन लोगों ने बात की है और कितने कितने समय तक बात की है, कब कब इनकी मुलाकात हुई है, कैसे मुलाकात हुई है, ये सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं ताकि जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। तो अभी जांच शुरुआती है, छानबीन शुरुआती दौर में है, इसलिए बहुत कुछ चीज़ें अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन निकल कर आएगा। जी प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विवेक जी आपका। बता दें कि ये दूसरा मामला इस वक्त निकलकर सामने आया जो लगातार सुर्खियों में है, और आपको बता दें कि अभी
एक मामला थमा भी नहीं था कि उतने में ये दूसरा मामला भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ भी जारी है और ये देखा जा रहा है कि क्या इस तरीके का नेटवर्क और भी इस वक्त केजीएमयू में छिपा हुआ है जो उभर कर बाहर नहीं आ रहा है। उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल देखी जा रही है। बढ़ेंगे पंजाब की ओर, जहां पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस के फरार होने का यह मामला सामने आया है। बता दें, जानकारी के अनुसार बीते दिनों अमृतसर देहात पुलिस ने थाना लोपोके के अंतर्गत मनी प्रिंस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान मनी प्रिंस के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मनी प्रिंस का इलाज पुलिस की निगरानी में हो रहा था। इसके बावजूद वो चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। फरार होने की ये सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मनी प्रिंस के खिलाफ तरनतारन और अमृतसर जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये बड़ी खबर आपको पंजाब के अमृतसर से बता रहे हैं, जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अमृतसर देहात पुलिस ने थाना लोपोके के अंतर्गत मनी प्रिंस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, लेकिन गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती के दौरान कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस जो है वो फरार हो गया है। अब इसके बाद कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जांच भी की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कपूरथला के फगवाड़ा में 3 दिन पहले एस सुधीर स्वीट्स शॉप पर फायरिंग की वारदात हुई थी। इस मामले में फगवाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी गौरव तूरा ने इस दौरान बताया कि 12 जनवरी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने हुसैपुर रोड स्थित मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी फगवाड़ा मामला इस पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीआईए और कपूरथला पुलिस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार भी करने पहुंची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार भी जब्त किए हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਫਆਈਆਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2022 मतलब 2 साल पहला तकरीबन वो बेल पे आया सी। वहीं बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण साक्षी बनने जा रहा है। महर्षि महेश योगी की 109वीं जयंती के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 35 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा। इस प्रतिमा को 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है, जो भारतीय शिल्पकला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम माना जाता है। बता दें कि करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा ये विश्वविद्यालय अब अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी और प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी करेंगी। रुक करेंगे सीधे बिहार का, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्ध यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण के बेतिया में हैं। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले को विकास के कई तोहफे मिलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस दौरान कहा कि समृद्ध यात्रा मकर संक्रांति के बाद बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की शुरुआत है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्ध यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण के बेतिया में हैं। यात्रा को लेकर
जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। बता दें कि मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले को विकास के कई तोहफे मिलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की ये समृद्ध यात्रा को लेकर विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये साफ कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा ये समृद्ध यात्रा। और इतना ही नहीं, डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की ये बेहतरीन शुरुआत है। चलिए रुक करेंगे सीधे रांची का, जहां पुलिस बनाम ईडी मामला ये काफी ज्यादा सुर्खियों में आता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पुलिस बनाम ईडी मामला, ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। ईडी पर पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी। अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं। हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पुलिस बनाम ईडी मामला निकलकर सामने आया। ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलती नजर आ रही है। ईडी पर पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की रोक देखने को मिली है। संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी। बता दें कि अगली सुनवाई तक ईडी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है। हाईकोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत दी है। ईडी पर पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की ये रोक देखने को मिली। संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी। अब इस दौरान अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट की अंतरिम राहत में ये फैसला देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पुलिस बनाम ईडी मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। अब ऐसे में हाईकोर्ट से ईडी को अंतरिम राहत मिलती नजर आ रही है। अंतरिम राहत के मद्देनजर हाईकोर्ट का यह साफ कहना रहा कि अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी, लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट की ये रोक देखने को मिली है ईडी पर पुलिस कार्रवाई को लेकर, जिस दौरान हाईकोर्ट का यह साफ कहना है कि अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं होगी। अब ऐसे में ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलती नजर आ रही है। पुलिस बनाम ईडी मामला को लेकर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है ईडी को लेकर, जिसमें अंतरिम राहत मिली है ईडी को। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ईडी पर पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की रोक। बता दें कि संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी। अब ऐसे में हाईकोर्ट की अंतरिम राहत के मद्देनजर ये फैसला कि अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं होगी। अब ऐसे में संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की थी, लेकिन एक तरफ जहां संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट से ईडी को अंतरिम राहत मिलती नजर आ रही है। हाईकोर्ट की रोक है ईडी पर पुलिस कार्रवाई को लेकर। हाईकोर्ट का अंतरिम राहत के मद्देनजर ये कहना रहा कि अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं होगी। इसी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कामेश जुड़ चुके हैं। कामेश, जिस तरीके से ये मामला देखे, अंतरिम राहत अब ईडी को मिल चुकी है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्य पुलिस ने कल जो है ईडी के कार्यालय पर दबिश दी थी एक मामले को लेकर, पेयजल के जो क्लर्क है संतोष कुमार की जो आवेदन थी उसमें उन्हें ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसके बाद राज्य पुलिस ईडी कार्यालय गई थी और कई साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया था। क्योंकि एक तौर पर देखा जाए तो यह ईडी और जो है राज्य सरकार के बीच का जो मामला बनता दिख रहा है, और इसके खिलाफ जो है ईडी कल हाईकोर्ट में मामला एक रीट याचिका दाखिल की थी और इस रीट याचिका पे आज सुनवाई हो रही थी और वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। और ईडी के अधिकारियों को इस मामले में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। साथ ही साथ जो है ईडी का जो कार्यालय है उसे सीआईएसएफ और बीएसएफ अधिकारियों, जो पुलिस जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती वहां पे होगी कि किसी तरह राज्य सरकार
के जो पुलिस बल है वहां पे किसी तरह की दबिश ना दे सके। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा मामला झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था कि ईडी मुख्यालय पर जिस तरह से राज्य पुलिस की दबिश दी थी, राज्य पुलिस के जो अधिकारी थे वहां जाकर अंदर घुसकर जांच किए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला बनता जा रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें संतोष कुमार से जब ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी तो लगभग 30 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला जो है पेयजल विभाग से निकल कर आया था। तो ये संतोष कुमार जो है पेयजल विभाग में एक साधारण सा क्लर्क है, और क्लर्क के खाते में क्लर्क अपना एक कंपनी बनाता है, और उस कंपनी में वो कंपनी जो है कभी किसी टेंडर में भाग नहीं लेती है, और उस कंपनी के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए आते हैं और उस 30 करोड़ रुपए का पंदरबांट होता है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मामला था। इसके साथ कामेश, एक तरीके से देखा जाए तो अगली सुनवाई तक ईडी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने की हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है अंतरिम राहत के मद्देनजर। तो अब क्या लगता है अगली सुनवाई में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस तरीके से अभी नजर आ रही है चीजें? देखिए, सबसे बड़ा बात जो है सुनवाई 7 दिनों के अंदर जो है राज्य सरकार को अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखना होगा कि किन आधारों पे जो है ईडी कार्यालय पे पुलिस दबिश दी थी। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो संतोष कुमार ने जो राज ईडी अधिकारियों के समक्ष उगल दिए हैं उसमें सबसे बड़ा राज आपको ये बता दूं कि इसमें जो है 5% कमीशन जो है संबंधित विभाग के मंत्री को जाता था। कुल 10% की राशि की बंदरबांट होती थी जिसमें 5% संबंधित मंत्री को जाता था। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है राज्य सरकार के ऊपर। तो ठीक है कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।